हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स में प्रमेय 1.3। आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे जीनियस मैथ्स क्लासेस पर। और अपन पढ़ते हैं थ्योरम 1.3। तो देखिए, ये जो थ्योरम है प्रमेय 1.3 क्या कह रही है। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे आगे की जो अपनी प्रश्नावली है 1.3 वो पूरी प्रश्नावली इसी थ्योरम पे डिपेंड करती है। अगर ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो आने वाले आगे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएंगे। और हमेशा की तरह इस बार भी बोर्ड में एक क्वेश्चन इस थ्योरम के बेस पे 1.3 प्रश्नावली से आने की पूरी संभावना है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने रिलेशनशिप में, फ्रेंड सर्कल में जितने भी 9th क्लास के, 10th क्लास के या फिर कोई जो रीट की, पटवारी का या इस तरह का कोई भी फर्स्ट ग्रेड का मैथ पढ़ने का अगर इच्छुक है या उसको मैथ पढ़ने की जरूरत है तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे विद्यार्थियों के साथ हमारी इस क्लास को आप शेयर कीजिएगा। तो देखिए, प्रमेय 1.3 क्या कह रही है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? याद कीजिए, हमने पहले पढ़ा था पिछली वाली क्लासों में कि अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती है, नॉन डिवाइडेड मतलब किसी से ही विभाजित नहीं होती। तो सर खुद से तो होती ना? बिल्कुल, खुद से तो वो होती है, यानी कि एक तो वो स्वयं से विभाजित होती है एंड 1 से। ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से डिवाइडेड होती है उनको अभाज्य या प्राइम नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। इसलिए प्राइम से इसका नोटेशन क्या रखा? P रखा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें, जैसे कि 2, उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, इस तरह से ये संख्याएं। अब आपने इनके बीच में 9 भी बोला होगा, 15 भी बोला होगा, तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर 9 होता, 9 में देखो 3 का भाग जाता है, जा रहा है ना, तो 9 नहीं होगा। 9 तो फिर क्या हो गया? भाज्य हो गया। 15 क्यों नहीं है? 15 में 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, तो 15 भी नहीं है। फिर आगे देखिए, 19 के बाद में आपने अगर सोचा कि 21, तो 21 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 21 में 3 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, इसलिए। तो ये वाली सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य। क्यों? क्योंकि इनमें खुद के अलावा या फिर 1 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। मतलब इन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड बनते हैं, एक तो खुद और एक 1, 2 गुणनखंड बनते हैं। अगर 2 से तीसरा गुणनखंड बन जाता है तो फिर वो अभाज्य न होकर भाज्य हो जाएगी। चलिए वापस प्रमेय पे आते हैं कि मान लीजिए P क्या है? एक अभाज्य संख्या, मतलब इस तरह की कोई संख्या है। यदि P a² को विभाजित करता है, जो P है क्या है, तथा दिया है, क्या दिया है कि P a² को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है, तो कैसे विभाजित करता है अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे समझिए कि a की वैल्यू क्या है? 5 है, तो a² कितना हो जाएगा? 25। ये हम क्या करें? अनुमान लगा रहे हैं, मतलब सपोज कर रहे हैं कि सपोज दैट a की वैल्यू 5 है, देन a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। एंड लेट P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू आपने ले ली, P की वैल्यू कितनी लोगे आप? चलो इसको अपन थोड़ा चेंज करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। सपोज दैट a की वैल्यू 4 है, तो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। ठीक है, अब आप सपोज करिए कि P की वैल्यू क्या है? 8 है। P की वैल्यू क्या है? 8 है। तो अब देखिए, हमारी ये वाली जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि P जो है वो a² को विभाजित करता है। करता है क्या? देखो, a² तो क्या है? 16 और P क्या है? 8, मतलब a² डिवाइडेड बाई P। तो 16 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है।
मतलब इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो कौन सी कंडीशन, कि जो p है, p क्या है, सॉरी p को हम 8 नहीं ले सकते, क्यों, p क्या है, अभाज्य संख्या है, तो p को आप क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 2, p को 2 ले लिया तो 16 को 2 डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, कि p एक अभाज्य संख्या है और ये a स्क्वायर मतलब 16 को अगर ये विभाजित करता है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, कि ये जो p है, ये जो p है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यही p किसको, a को भी विभाजित करेगा, और a कितना था अपने पास, 4 था, और p 2 है, तो देखो विभाजित कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो वापस से, कोई संख्या p है जो कि अभाज्य है, अभाज्य मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, इस तरह से कोई अभाज्य संख्या है, और ये अभाज्य संख्या एक दूसरी कोई भी संख्या है जो पूर्णांक है उसका स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, उसको डिवाइड करता है। अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा, मतलब कि अगर 16 को डिवाइड कर रहा है तो वो 4 को भी डिवाइड करेगा, अगर वो 25 को डिवाइड कर रहा है तो 5 को भी डिवाइड करेगा, अगर वो 36 को डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी डिवाइड करेगा, अगर वो 49 को डिवाइड कर रहा है तो 7 को भी डिवाइड करेगा, अगर वो 64 को डिवाइड कर रहा है तो 8 को भी डिवाइड करेगा। इस तरह से ये सिस्टम चलेगा, और यही हमारी जो थ्योरम 1.3 है वो ये चीज हमें बताती है। क्या बताती है, कि p कोई भी एक अभाज्य संख्या है और एक वो a स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा, जहां पर a क्या है, एक पॉजिटिव पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो दिया है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये चीज कौन बता रहा हमें, ये प्रमेय बता रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल समझा दूंगा। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उस एग्जाम्पल को भी नोट डाउन करिए, ताकि आपको जब भी दोबारा भविष्य में पढ़ोगे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। बढ़ते हैं अपन प्रश्नावली 1.3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपन थ्योरम 1.4 एंड एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। दोनों में देखिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है। दोनों को एक साथ लिखने का मेरा एक मकसद है कि जो थ्योरम 1.4 जो चीज हमें सिखाती है उसी का एप्लीकेशन किस में है, एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली आपकी 1.3 में। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया है। इधर हम इसको भी समझेंगे और इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ताकि क्या होगा, हमें समझने में आसानी रहेगी। तो देखिए प्रमेय 1.4 क्या कह रही है कि सिद्ध करिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इर्रेशनल नंबर है। ये हमें प्रूफ करना है, और इसको प्रूफ करने के बाद में हमें एक्सरसाइज 1.3 में हमें ये प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों एक ही तरह के प्रश्न हैं। इन्हीं के बीच में एक एग्जाम्पल और है, √3 को सिद्ध करिए कि वो अपरिमेय संख्या। तो इन तीनों क्वेश्चन में से लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना रहती है। तो ध्यान से समझिए। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, √2 को अपरिमेय प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना, अपरिमेय। तो हम क्या करते हैं, इसका उल्टा लेके चलते हैं। ठीक है, उल्टा लेके चलते हैं। क्या लेंगे कि जैसे माना कि, या मान लीजिए √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए हमें सिद्ध तो क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, अपरिमेय करना है। और हमने क्या मान लिया उसको कि ये एक परिमेय है।
ठीक है, हमें जो चीज बताना है उसका हमने उल्टा मान लिया। तो उल्टा मानने से क्या होगा कि जो उल्टा माना है उसकी प्रक्रिया हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में अपने को क्या उल्टी चीज प्राप्त होगी। तो उल्टी चीज प्राप्त होने से क्या होगा, तो हम उसको देख के कह सकते हैं कि यार इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना था वो चीज गलत है, इसलिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो थ्योरम कह रही है वो बात सही है। समझे आप कि हमने कोई चीज मानी और उसका आंसर अगर गलत आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना था वो चीज गलत है। ठीक है, तो वो चीज अगर गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका उल्टा सही है। तो हम इसको अगर परिमेय मान रहे हैं और ये गलत साबित हो जाता है, इसका मतलब अपरिमेय है। जैसे कि मान लो मैं हूं, मैंने कोई चीज बोली और मैंने जो चीज बोली उसको अगर आप झूठ साबित कर देते हो तो इसका मतलब मैंने जो नहीं बोला वो क्या था, वो सच था। और अगर मैंने जो बोला उसको आप सच साबित कर देते हो, इसका मतलब जो मैंने नहीं बोला वो क्या था, वो झूठ था। तो दोनों उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमें प्रूफ करना था अंडर रूट 2 को एक अपरिमेय, तो हमने उसका अपोजिट मान लिया कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, अंडर रूट 2 क्या बन जाएगा, p बटा q बन जाएगा, जहां पर p एंड q क्या है, पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये परिमेय की कंडीशन है, ये हमें लिखनी पड़ती है। ठीक है, जब जब भी आप p बटा q इस तरह से परिमेय में काम में लोगे तो ये तो आपको लिखनी पड़ेगी। ये आप नहीं लिखोगे तो आधा नंबर इसका काट लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये है तो ये पॉसिबल है, ये नहीं है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये एक तरह से कंडीशन हो गई। इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो ही p बटा q परिमेय बनता है, अदरवाइज परिमेय नहीं बनता है। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट 2 को हमने परिमेय माना, जब परिमेय माना तो परिमेय ऐसा होता है। अब जब ऐसा होता है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होता, वज्र गुणा होता, तो ये q किससे गुणा होगा, अंडर रूट 2 से। तो चलिए अंडर रूट 2 गुणा हो जाएगा किससे, q से, तो ये बराबर किसके हो गया, p के। अब देखिए इसका हम वर्ग कर सकते हैं, दोनों तरफ इस समीकरण के दोनों पक्षों में क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर, बराबर p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज कैसे आई, यहां लिख दो, समीकरण के दोनों पक्षों, समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, कि दोनों पक्षों में जब हमने वर्ग किया तब इससे ये चीज प्राप्त हुई कि 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहां तक आ गए। अब देखिए ये चीज जब आपके पास आ जाती है तो इससे पहले जो हमने थ्योरम 1.3 पढ़ी थी वो क्या कह रही थी कि अगर इस तरह का कोई बनता है तो ये 2 कहां जा रहा है, इसके बटा में, मतलब ये पी स्क्वायर 2 से डिवाइडेड है, और जब ये पी स्क्वायर 2 से डिवाइडेड है तो p भी 2 से डिवाइडेड होगा। इसकी पिछली वाली थ्योरम हम लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए अतः प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से क्या होगा कि ये जो पी स्क्वायर है किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। इसलिए p भी, देखो p स्क्वायर जब 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा, p भी 2 से विभाजित होगा। आ गई बात समझ में। इस चीज को देख के हमने ये लिखा, कैसे लिखा कि अगर इस तरह की कंडीशन जब बनती है कि 2 और 2 के गुणा में कुछ चीज है और इसके बराबर में आ रहा है पी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पी स्क्वायर 2 से भाग जा सकता है, यानी कि ये 2 से डिवाइडेड है। क्यों है, क्योंकि इस 2 को अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो ये कहाँ जाएगा, इधर इसके बटा में जा रहा है, और इसके बटा में जाने का मतलब क्या है कि इस पी स्क्वायर में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये चीज आएगी,
और अगर इस संख्या में इसका भाग लगाने से अगर कोई संख्या आ रही है, इसका मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है, और भाग पूरा पूरा जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वो विभाजित है, तभी तो भाग पूरा जा रहा है, इसलिए ये प्रमेय लिखी। और ये प्रमेय लिखी तो क्या हुआ कि इस प्रमेय के अनुसार से जब p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए अगर ये जो p है ये 2 से विभाजित है, तब देखिए p क्या है, 2 से विभाजित है, मतलब p में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो मान लीजिए उसको क्या लिख दिया, माना कि जब हम भाग देंगे तो c आएगा। क्या आएगा, c आएगा। ये c कैसे लिया हमने, मान लिया, मतलब क्या हुआ कि p 2 से विभाजित है। मतलब ऐसा सपोज कीजिए कि p कोई भी एक संख्या है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 15 हो सकती है। अब अगर जैसे मान लो 10 है तो उसमें अगर हम 2 का भाग लगा रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये c क्या है, ये वही 5 है। अगर हमारे पास p 16 है और उसमें हम 2 का भाग लगेंगे तो 16 में 2 का भाग लगाते ही कट के कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो वो जो 8 आएगा ना, ये c क्या है, वो 8 है। तो कहने का मतलब ये c जो हमने माना, ये c क्या है, ये c एक वह संख्या है जब हम p में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए ऐसी जब कंडीशन बनती है तो आप जानते हो वापस से हम क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। तो ये 2 किससे गुणा हो जाएगा, p बराबर गुणा हो जाएगा 2 × c से। ठीक है, अब यहां अगर हम इसका वापस से क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, p स्क्वायर बन जाएगा, p का स्क्वायर करा तो p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर। ये कैसे हुआ, दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो आप क्वेश्चन में लिख दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग से। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अब देखिए जब दोनों पक्षों में हमने वर्ग किया, इससे पहले देखिए एक ये समीकरण हमारे पास आई थी और अभी हमारे पास एक ये समीकरण आ गई। तो देखिए इस समीकरण में भी p स्क्वायर की वैल्यू है और इस समीकरण में भी p स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, आप इनको नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए 1 और इसको नाम दे दीजिए आप 2। तो देखिए समीकरण 1 से भी p स्क्वायर की वैल्यू है और समीकरण 2 से भी p स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये भी p स्क्वायर है, ये भी p स्क्वायर, दोनों को हम क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ तो है p स्क्वायर की वैल्यू है 4c स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर की वैल्यू है 2q स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4c स्क्वायर। मतलब ये वाला पक्ष बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि इनका एक भाग बराबर था, एक हिस्सा सेम है तो दूसरा भी सेम होगा। कि यार एक तराजू में एक तरफ 2 किलो का बाट रखा हुआ है और उसी तराजू में एक तरफ 2 किलो का बाट है और दूसरी तरफ एप्पल रखे हुए हैं और ये बराबर है, इसका मतलब एप्पल का वजन कितना हुआ, 2 किलो। ऐसे ही एक दूसरी तराजू है जिसमें एक तरफ 2 किलो का बाट है और एक तरफ अनार रखे हुए हैं और बराबर है, इसका मतलब ये अनार कितने हुए, 2 किलो। जब एप्पल भी 2 किलो है और अनार भी 2 किलो, तो एप्पल और अनार दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना बराबर, क्योंकि दोनों ही 2-2 किलो है। तो सेम ऐसे ही हुआ यहाँ पे, ये एप्पल है इसका वजन 2 किलो और ये अनार है इसका वजन 2 किलो। तो ये एप्पल और अनार दोनों क्या हो गए, एप्पल और अनार बराबर हो गए। तो हमारे पास ये चीज प्राप्त हो जाती है। अब इस चीज को देख के हम क्या कह सकते हैं, देखिए इस चीज को देख के हम क्या कह सकते हैं, इधर 2 इससे कटेगा, इसमें 2 एकम 2 और इसमें 2 दूनी 4, तो यहाँ तो बच जाएगा q का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 2c स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर बराबर क्या बन गया, 2c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको देख के हम क्या कह सकते हैं, q स्क्वायर बराबर आ रहा है t, यहाँ समझा रहा हूं मैं, मतलब क्या चीज प्राप्त हो गई हमारे पास, q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ये प्राप्त हो गया। अब देखिए
इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 इसके गुणा में है, ये यहाँ से अगर हटता है तो कहाँ जाएगा, इसके बटा में। देखिए इसको मैंने यहाँ से हटाया तो ये कहाँ जाएगा, इसके बटा में। इसके बटा में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्यू स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है, इसलिए उसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, और जब ये क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होकर अगर आंसर ये आता है तो हमारी जो प्रमेय है 1.3, उस प्रमेय के अनुसार क्यू में भी 2 का भाग जाएगा, और क्यू में जब 2 का भाग जाएगा तो भी कुछ ना कुछ आएगा। तो देखिए इससे क्या कह सकते हैं हम, क्यू स्क्वायर बराबर अगर 2 इंटू सी स्क्वायर है तो प्रमेय 1.3 से क्या होगा कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा, क्यू भी 2 से विभाजित होगा। क्यू भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब देखिए यहां आता है टर्न पॉइंट कि इस कंडीशन से हमारे पास क्या आ रहा है कि क्यू भी 2 से विभाजित है, और यहां क्या आ रहा था कि पी भी 2 से विभाजित है। मतलब एक ही सवाल में हमारे पास 2 चीजें प्राप्त हो गई कि जो P है उसमें भी 2 का भाग जा रहा है, और जो Q है उसमें भी 2 का भाग जा रहा है। जब P और Q, P में भी 2 का भाग जा रहा है और Q में भी 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, दोनों विभाजित हो गए। और जब दोनों में 2 का भाग चला जाएगा तो फिर ये परिमेय कैसे रहेगा, क्योंकि P बटा Q तो उस सिचुएशन में परिमेय बनता है ना जब दोनों में क्या होता है, दोनों किसी भी चीज से कटते नहीं है। P और Q में कोई भी एक गुणनखंड नहीं बनता, मतलब ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, सपोज दैट जैसे कि 2/3 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, लेकिन 4/6 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो 2 से कट रहा है, जब 2 से कटेगा तो वापस 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि P और Q ये किसी भी संख्या से कट नहीं सकते, लेकिन हमने जो सॉल्व करा है तो उसके अनुसार तो P 2 से कट रहा है और Q भी 2 से कट रहा है। जब P और Q दोनों ही 2 से कट जाएंगे तो इसका मतलब तो ये सवाल में विरोध पैदा हो गया कि एक ही चीज में 2 अलग अलग चीजें शामिल होगी, मतलब 2 अलग अलग नियम आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, ये विरोधाभास पैदा हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, जो कि क्या है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। अब देखिए अगर किसी गेम में विरोधाभास पैदा हो जाता है, हमने कोई गेम स्टार्ट किया, उसके नियम बनाए और फिर हमने गेम खिलाना चालू किया और लास्ट में देखा जाता है कि उसमें विरोध पैदा हो गया। विरोध पैदा हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो नियम लेके चले थे और जहाँ पहुंचे और विरोध पैदा हो गया, इसका मतलब हमारे जो नियम थे वो नियम क्या है, वो गलत है। और हमारे वैसे ही नियम क्या थे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 को हमने परिमेय माना था, उस वजह से ये विरोधाभास पैदा हुआ। तो इसका मतलब साफ है कि ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। अगर हम इसको परिमेय नहीं मानते तो ये विरोधाभास पैदा नहीं होता। इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब √2 परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि हमने इसको परिमेय माना और परिमेय मान के इसको सॉल्व किया, प्रमेय लगाई, तो लास्ट में विरोध उत्पन्न हो गया। अगर ये बात सही होती तो विरोध उत्पन्न नहीं होता, लेकिन विरोध उत्पन्न हो गया, इसका मतलब हमारी बात क्या है, गलत है। और गलत है इसका मतलब क्या हुआ, √2 परिमेय न होकर अपरिमेय है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने मतलब पूरा हर तरह से एक्सप्लेन किया इसको, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं इसी बेस पे √5 का करवाता हूँ। जब मैं √5 का सॉल्व कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फटाफट से इसको वीडियो को यहीं पॉज करिए और इसको आप नोट डाउन करिए। तो देखिए आपने नोट डाउन कर लिया। अब मैं आपको इसी पैटर्न पे √5 का समझाता हूँ। ठीक है, देखिए √5 का समझेंगे अपन, क्या करेंगे,
कि सिद्ध कीजिए कि, मतलब यही प्रश्न अपना ये बन गया, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे कि माना कि, अब अपन क्या करें, इसका हल कर रहे हैं। सबसे पहले इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। उल्टा क्या मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब हमें इसको साबित तो करना है अपरिमेय, और हमने इसको क्या मान लिया, √5 परिमेय मान लिया। मतलब हमें गेम्स के नियम तो ये करने हैं फॉलो, लेकिन हमने उसका उल्टा नियम ले लिया। अब हम गेम चालू कर रहे हैं, ठीक है, गेम चालू किया, √5 को परिमेय मान लिया, इसलिए √5 क्या बन गया, P/Q बन गया, जहां पर क्या है, P एंड Q पूर्णांक है एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन क्यों लिखी, क्योंकि हम P/Q परिमेय मान रहे हैं। जब भी P/Q परिमेय होगा तो ये कंडीशन साथ में आपको लिखनी है, ठीक है, इसको याद ही रखना है, ठीक है। तो ये यहां से बन गया, तो यहां से वज्र गुणा होगा Q √5 गुणा में और बराबर में हो गया P, ठीक है। अब बराबर से क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, सॉरी, इसको आगे हम स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, Q का स्क्वायर हो जाएगा Q² बराबर P का स्क्वायर हो जाएगा P²। ये कैसे आया वो चीज लिख दो। चलिए इसको, ये कैसे आया कि समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, ये चीज प्राप्त हो गई, ठीक है, ये चीज प्राप्त हो गई। तो प्रमेय कौन सी, प्रमेय 1.3। तो प्रमेय 1.3 से क्या होगा कि ये 5 किसको डिवाइड कर रहा है, P² को। प्रमेय 1.3 से P² 5 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। कि ये जो देखो, ये 5 किसको भाग दे रहा है, P² को, तो मतलब P² 5 से विभाजित है, इसका मतलब प्रमेय के अनुसार P भी 5 से विभाजित होगा। मतलब अगर P² में 5 का भाग लग रहा है तो P में भी 5 का भाग लगेगा, तो P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अगर ये P 5 से विभाजित है, यहां लिखेंगे, अतः ये P अगर 5 से विभाजित है, इसका मतलब P में जब हम 5 का भाग देंगे तो कुछ ना कुछ उत्तर आएगा ना, तभी तो मानेंगे विभाजित है। अगर उत्तर नहीं आया पूरा पूरा तो विभाजित नहीं है। तो पूरा पूरा उत्तर जो आएगा उसको हम मान लेते हैं C, माना कि, जैसे यहां माना था ना अपन ने, ये C माना था, वैसे इसको मान लिया, ठीक है। आगे वाला मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए, P 5 से जब विभाजित होगा तो उसका आंसर C आएगा। यहां से देखिए वज्र गुणा होगा तो P बराबर क्या बन जाएगा, 5 × C। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा P का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 गुणा C का स्क्वायर। ये कैसे आया, वापस ब्रैकेट बना के लिख दो कि समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर ये चीज प्राप्त हो गई। अब इस चीज को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये जो P² है वो 25 से विभाजित हो रहा है, मतलब ये P² को 25 भाग देगा। अब देखिए वापस अपन प्रमेय लगाते हैं, तो जब इस P² में 25 भाग दे रहा है, सॉरी, P² की वैल्यू जो आ रही वो इसमें रख दो आप, ठीक है। इसको आप समीकरण 2 दे दो और इस वाले को समीकरण आप 1 दे दो। तो समीकरण 1 और 2 दोनों से क्या होगा, देखिए, अब समीकरण
1 व 2 से। तो समीकरण 1 से देखो, ये एप्पल का भाव 2 किलो और ये अनार का भाव 2 किलो। तो एप्पल और अनार क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि P की वैल्यू ये है 5Q² और इधर P² की वैल्यू क्या है 25C²। तो ये एप्पल और ये अनार दोनों का ही वेट अगर 2-2 किलो है तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसी सिस्टम से हमने इनको बराबर कर लिया। अब देखिए इधर 5 है और इधर 25 है, दोनों कट रहे हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 25, तो क्या बन जाएगा 5 बन गया 5, तो इधर तो केवल क्या बच गया Q² और इधर 5 5 गया 25, तो इधर बच गया 5.C²। ठीक है, तो अब ये जो चीज अपने सामने आई है निकल के, इसको देख के क्या कह सकते हैं अपन, जो थ्योरम 1.3 है उसके अकॉर्डिंग, कि ये 5 यहाँ से जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये Q² में भाग देगा। इसका मतलब कि जब Q² में 5 भाग देगा तो ये आंसर आएगा। इसका मतलब Q² 5 से विभाजित है, तो जब Q² 5 से विभाजित है तो प्रमेय 1.3 के अकॉर्डिंग Q भी 5 से विभाजित होगा। तो वही लिखते हैं अपन, अतः प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से क्या होगा, Q² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए विरोधाभास आ गया ना। यहाँ तो हम कह रहे थे कि P भी 5 से विभाजित है और यहाँ हम कह रहे हैं कि Q भी 5 से विभाजित है। जब P और Q दोनों ही अगर 5 से विभाजित हैं तो फिर P बटा Q तो परिमेय पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसके आगे फिर हम लिख देंगे, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि इधर हो जाए। देखिए इस लाइन को आगे लिखता हूं पूरा, कि जब Q² 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। Q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब देखिए एक ही सवाल में दो बातें सामने आ गई। एक बात तो ये कह रही है कि P 5 से विभाजित होगा और दूसरी बात ये कह रही है कि Q 5 से विभाजित होगा। तो ये क्या हो गया, एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो हम लिखेंगे जो कि एक विरोधाभास है। क्या है, विरोध उत्पन्न हो रहा है, मतलब विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। इसलिए √5 परिमेय न होकर, भाई विरोधाभास उत्पन्न हो ही गया। एक टीम जो नियम हमने बनाए थे परिमेय वाला नियम लेके चले और लास्ट में हमारी पार्टी दो तरफ हो गई, इस दोनों पार्टियों में विरोध हो गया। इसका मतलब कि हमारे नियम क्या है, गलत है। तो √5 परिमेय न होकर, यानी कि हमने जो परिमेय का नियम न बनाया होता तो विरोध उत्पन्न नहीं होता। इसका मतलब √5 परिमेय न होकर क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। तो लास्ट में आप इस तरह से लिखा कीजिए, इति सिद्धम। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था कि √5 अपरिमेय संख्या, और हमने सिद्ध कर दिया। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको बढ़िया अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार में अगर आपको पूरा समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। परीक्षा की दृष्टि से तो है ही सी, लेकिन आगे अगर आप 11th-12th में मैथ पढ़ना चाहते हो तो आपको इस तरह की थ्योरम्स प्रमेय को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे 11th-12th में जो मैथमेटिक्स चलेगी वो इसी तरह से थ्योरम के बेस ही चलेगी। तो ये बिल्कुल एक नींव का पत्थर साबित होने वाला चैप्टर है, इसलिए मैं इसको बहुत ही ध्यान से गहनता से पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। और
पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।